गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसी फंडामेंटल्स में फ्रीक्वेंसी के बाद अब हम टाइम पीरियड की बात करेंगे। किसी भी वेव फॉर्म के लिए हम टाइम पीरियड को किस तरह से ज्ञात करते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। टाइम पीरियड ऑफ ए वेव फॉर्म इज द ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल। इट इज़ द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में जो संबंध होता है t इक्वल्स टू 1/f। इट इज़ द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम यहाँ पे किसी भी वेव फॉर्म के लिए टाइम पीरियड की बात करेंगे। टाइम पीरियड का मतलब किसी वेव फॉर्म की वन साइकिल को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, उसे ही हम उस वेव फॉर्म के लिए टाइम पीरियड कहेंगे। यहाँ पे हम जितनी भी वेव फॉर्म की बात कर रहे हैं वह पीरियोडिक वेव फॉर्म है, जो कि पर्टिकुलर साइकिल के बाद वापस रिपीट होती हैं। पीरियोडिक वेव फॉर्म की हम बात करेंगे। इससे पहले हम फ्रीक्वेंसी को देख चुके हैं, आवृत्ति को समझ चुके हैं कि आवृत्ति का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स रिपीट हो रही हैं, उन साइकिलों की संख्या को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं उस वेव फॉर्म के लिए। यहाँ पे साइनोसॉइडल वेव फॉर्म हमें गिवन है, जिसका एक साइकिल कंप्लीट होने में जो समय, जो टाइम इंटरवल है, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। और दिए गए डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो एक साइकिल को पूरा होने में उसे समय लग रहा है, उसे टी हम कहेंगे, और टी को यहाँ पे हम डिनोट करेंगे टाइम पीरियड से। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं और इन सभी के लिए हम टी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि टी को हम फार्मूलेट भी कर सकते हैं 1/f से। यदि हमें किसी वेव फॉर्म के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है तो हम 1/f करके उस वेव फॉर्म के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम देखते हैं हर्ट्ज़ में, फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं, फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज़, जबकि टाइम पीरियड को हम मेज़र करेंगे सेकंड में। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं। अब हमारा जो एम है वो यह है, अब यहाँ पे हमें एक साइकिल को देखना है और एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम इंटरवल उस वेव फॉर्म को लगता है, वही उसका टाइम पीरियड कहलाता है। इससे पहले क्लास में हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में समझा, और फ्रीक्वेंसी में सिर्फ हमने कंसंट्रेट किया कि एक सेकेंड में हमने यहाँ पे टाइम इंटरवल को फिक्स कर रखा था कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, उसको हमने डिटरमाइन किया था। जबकि अब टाइम पीरियड में हम एक साइकिल को यहाँ पे फिक्स करेंगे कि एक साइकिल को पूरा होने में कितना समय लगता है, उस समय को ही हम कहेंगे टाइम पीरियड, जो कि सेकेंड में मापा जाता है। तो फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें हम देख सकते हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है और एक साइकिल को कंप्लीट होने में यहाँ पे समय लग रहा है 1 सेकेंड। इसका मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वह भी है 1 सेकेंड। दूसरे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमें दे रखा है कि 2 साइकिल पर सेकेंड में कंप्लीट हो रही है। तो एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना समय, क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन है टाइम पीरियड के लिए वह तो सिर्फ हमें एक साइकिल के ऊपर फोकस करना है कि एक साइकिल को पूरा होने में कितना समय लगता है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक साइकिल को पूरा होने में यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो होगा आपका पॉइंट हाफ सेकेंड या फिर 0.5 सेकेंड इसको कह सकते हैं। और यदि हम 0.5 सेकेंड, यदि हम यहाँ पे टी की वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो होगी 0.5 सेकेंड। यदि हम इसको फार्मूले से फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि जो f है, f की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि f की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो हम करेंगे 1/2, और यदि हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये 0.5 सेकेंड के बराबर ही होगी। तो इस तरह से हम वेव फॉर्म के लिए टाइम पीरियड को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
यहाँ पे हम दो दो एग्जाम्पल और करेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और घरेलू उपकरणों में हम 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ को यहाँ पे सुनते हैं। तो दोनों के लिए ही हम यहाँ पे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के कंसेप्ट को समझेंगे। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो सी डायग्राम है उसमें हमें 60 हर्ट्ज़ गिवन है, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ गिवन है। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू, टाइम पीरियड की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल को हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूले का हम यूज़ करेंगे 1/60, और 1/60 की जो वैल्यू होगी वो होगी, हमें मिलेगी 0.0166। इस तरह से हमें टाइम पीरियड की वैल्यू मिलेगी। तो हम देख सकते हैं यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये लगभग 60 मिली सेकेंड हमें यहाँ पे वैल्यू प्राप्त होगी। मिली का मतलब यहाँ पे होगा 10⁻³ तो 16 मिली सेकेंड में यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो उस ड्यूरेशन को ही हम इस वेव फॉर्म के लिए टाइम पीरियड कहेंगे। और यदि हम 50 हर्ट्ज़ की बात करें तो 50 हर्ट्ज़ के लिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे T = 1/f, और यहाँ पे f को हम लिखेंगे 50 हर्ट्ज़। तो हम यहाँ देख सकते हैं इसकी वैल्यू आएगी 0.02 सेकेंड। और यदि हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं 20 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड। ठीक, ये हो गई इसकी टाइम पीरियड की वैल्यू। 20 मिली सेकेंड एक साइकिल को पूरा होने में जो समय लगता है वो होगा 50 हर्ट्ज़ की कंडीशन में 20 मिली सेकेंड। तो इस तरह हम टाइम पीरियड को, किसी भी वेव फॉर्म के लिए टाइम पीरियड को यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो वेव फॉर्म के लिए दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स ये होते हैं। फ्रीक्वेंसी में हम कंसंट्रेट करते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स प्राप्त होती हैं, जबकि हम टाइम पीरियड में उस एक साइकिल को पूरा होने में जो टाइम ड्यूरेशन लगता है उसको ही हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो इस तरह हम एक एग्जाम्पल की सहायता से दोनों चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हैं और दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, और किस तरह एग्ज़ाम में वेव फॉर्म दे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल को यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर्म ऑफ द फिगर शोन बिलो। हमें एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म गिवन है, एक पीरियोडिक वेव फॉर्म हमें गिवन है, जिनमें y एक्सिस पे वोल्टेज की वैल्यू को दे रखा है और x एक्सिस पे समय को दे रखा है, और जो कि हमें गिवन है मिली सेकेंड में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे टाइम पीरियड को देखना है कि एक साइकिल, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं टाइम, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में हम रिलेशन को जानते हैं। यदि हमें टाइम पीरियड मिल गया तो हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को याद कर सकते हैं, और यदि हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो हम टाइम पीरियड की वैल्यू को याद कर सकते हैं। तो इस केस में एक साइकिल को पूरा होने में कितना समय लगता है या फिर टाइम इंटरवल को हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं t = 0 पे हाईएस्ट वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, और नेक्स्ट पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 15 और 20 का जो एवरेज है। तो यहाँ पे 20 पे हमें
सेकंड जो हाईएस्ट पीक है, पॉजिटिव पीक है, उसकी वैल्यू मिलती है। तो हम यहाँ से फर्स्ट ये पॉजिटिव है और सेकंड मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू की जो वैल्यू प्राप्त होती है, उन दोनों के बीच के टाइम इंटरवल को हम ज्ञात करते हैं और जिसकी वैल्यू हमें मिलती है 20। ठीक है, तो इसी तरह से हम किसी भी पॉइंट के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम स्टार्ट करें यहाँ 0 से स्टार्ट करें तो हम देखते हैं कि ये वेव इस तरह से कंप्लीट होगी और अगेन इस पॉइंट पे ये वापस से रिपीट होगी। तो इस पॉइंट और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो ड्यूरेशन है वो भी टाइम पीरियड कहलाएगा और ये टाइम पीरियड होगा 25 माइनस 5, तो ये बराबर आएगा 20 मिली सेकेंड। कितना आएगा? 20 मिली सेकेंड के बराबर आएगा। अब जब हमें टाइम पीरियड पता चल गया है तो अब हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फार्मूले से ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है आपका F = 1/T और यहाँ पे जो T की वैल्यू हमने ज्ञात की है, तो हमें जस्ट देखना है कि किस इंटरवल के बाद ये साइकिल रिपीट हो रही है। उस टाइम इंटरवल को ज्ञात करने के बाद, एक साइकिल को के टाइम इंटरवल को ज्ञात करने के बाद हम उसे T में यहाँ लिखेंगे 1/20 मिली सेकेंड और मिली का मतलब होता है 10⁻³ जिसको हम अभी ऑलरेडी इसको ज्ञात कर चुके हैं फॉर 50 हर्ट्ज़ के लिए। तो ये कुल मिला के फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 50 हर्ट्ज़। तो इस तरह से किसी भी वेव फॉर्म के लिए हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में AC फंडामेंटल्स में हम एम्पलीट्यूड, पिक एम्पलीट्यूड और पिक टू पिक वोल्टेज के कंसेप्ट को यहाँ पे समझेंगे और फिर हम इसके बाद एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू को ज्ञात करेंगे किसी भी वेव फॉर्म के लिए। थैंक यू।